Hello everyone, welcome to एग्जामी एनसीईआरटी। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। एग्जामी एनसीईआरटी में हम अपने चैनल पर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसकी बुक्स कवर करा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स, ओके, एसएसटी, ठीक है। तो इसमें हमने अपना 5th चैप्टर 6th क्लास का 5th चैप्टर करा रहे थे, जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हमने ये स्टार्ट कर दिया था अपना ये चैप्टर, ओके। हम ये चैप्टर, इसमें हम ये पढ़ चुके थे चुनाव का दिन, कि हमने कुछ लोग शासक कैसे बने, ये वाला भी हम पढ़ चुके थे, ओके। और हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण क्या होता है। वर्ण हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ओके। तो ये हमने पढ़े थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो है जनपद, ठीक है। जनपद, ठीक है। हम जनपद को समझते हैं आज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे, ठीक है। जैसे आपने सुना था ना, जैसे इसमें बताया है कि जो राजा थे ना, अब जो जन के राजा नहीं कहलाते, अब वो जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। मतलब बड़े बड़े राज्य के राजा माने जाने लगे थे। पहले तो छोटी सी विरासत के राजा बना दिए जाते थे, लेकिन अब वो कई विरासत मिलकर एक जन बन गई थी। फिर वो जन से भी बड़ा जनपद बन गया था। तो अब जो राजा थे ना, यज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है। मतलब जनपद, जैसे बताया था ना, एक छोटा, मतलब एक जगह पे लोग बसे हुए हैं ना, जन मतलब बहुत सारे लोगों के बसने की जगह, तो उसको जन बोल दिया। फिर कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। सब एक एक जनपद के राजा हुआ करते थे। इस जनपद के ये राजा हैं, हर जनपद के अलग राजा हुआ करते थे, ठीक है। फिर वो महाजनपद हो गए, यानी कई जनपद मिलकर एक जनपद में हो गए, तो वो राजा मतलब महाजनपद कहलाया जाने लगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की, तो उन्हें क्या क्या मिला और कहाँ कहाँ मिले ये जनपद। जैसे दिल्ली में पुराना किला, ये ना, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, धान, गेहूँ, जौ, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक है। ओके, देखिए हमने इस ऊपर देखा था ना कि हमें कुछ जनपद नीचे दिए हुए हैं चित्र में, हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए मानचित्र दिया हुआ है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिए हुए हैं। ये कुछ जनपद दिए हुए हैं और कुछ जन दिए हुए हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम अपना इसके आगे से कवर करते हैं। देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। पहले लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ लाल रंग के होते थे, कुछ धूसर, मतलब धूसर भी एक ऐसा ना अजीब सा कलर होता था, और कुछ लाल कलर के होते, ब्राउन सा कलर कुछ। उन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। उन जो पुरास्थल हमने खोजे थे, उनमें कुछ अजीब तरीके के ना, विशेष प्रकार के और अलग तरीके के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्र दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो उनको चित्र दूसर पात्र कहने लगे। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं, ठीक है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति के रूप में है। देखिए, आपको पता है इसका मैं फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको इस सेकंड वीडियो से एकदम से समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप इसका पहला वीडियो देखना, ठीक है। जब आप पहला वीडियो देखोगे, फिर आप ये वीडियो देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है, ये चैप्टर। ओके, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे।
महाजनपद क्या होता है, कैसे क्या हुआ था। ओके, जैसे करीब 25,000 साल पहले की बात है, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे कि मैंने बताया था कि जन्म होता है, जन उसको बोलते हैं, जन जहाँ लोग रहते हैं, जन मतलब लोग रहते हैं, तो एक जनपद हो गया, उसका एक राजा हो गया। ऐसे कुछ जनपद थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कोई जनपद था बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो वो उसको महाजनपद कहने लगे, एक जनपद में मतलब फेमस हो गया। चित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, जो अधिकतर महाजनपद होते थे उनकी एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, आज भी हम लोग किलेबंदी वगैरह मतलब करते हैं ना, बाउंड्री अपना घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हम ऊंची ऊंची दीवारें उठा देते हैं। इसी तरह से राजधानी हुआ करती थी महाजनपद की, तो वो क्या करते थे, वो किलेबंदी कर दिया करते थे ताकि वो सेफ रहे वो उनका जनपद। ये देखिए कुछ जनपद इसमें दिए हुए हैं, ये हमारे पुराने जनपद दिए हुए हैं। देखिए एक ये सॉरी देखिए कुरु जनपद, ओके, एक कोसल, कुशाम्बी, वैशाली, मगध जनपद, अंग जनपद। हाँ, और ये तो हमारी नदियाँ दी हुई हैं, ये सब तो हमारी नदियाँ दी हुई हैं ना। बीच बीच में बताइए कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। ठीक है, ये एक जनपद था, मगध था, अंग था, वैशाली था, राजगृह था, कौशाम्बी थे। ये हमारे जनपद हुआ करते थे। इनमें एक ये मगध महाजनपद था, जो ज़्यादा फेमस हो गए थे उनको महाजनपद बोलने लगे थे। ठीक है, ये कुछ जनपद दिए हुए। फिर क्या था, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। ठीक है, कुछ मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो किलेबंदी की जाती थी वो शायद उन्होंने कुछ दूसरे लोगों से डर के उन्होंने किलेबंदी की होगी कि वो आक्रमण ना कर दे दूसरे राजा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, है ना। कुछ लोग ये सोचते थे कि हम देखो शक्तिशाली हैं, देखो, ठीक है, हमसे मतलब वही ना, उस हिसाब से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। ये देखिए एक चित्र दिए हुए हैं आपको, देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, एक कौशाम्बी किला दिया, उसकी दीवार दी हुई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार बनी हुई है। ये देखिए, ये किलेबंदी ऐसे करते होंगे, इस तरह से अपने आप को सेफ करते होंगे ये लोग, है ना। कौशाम्बी किले की दीवार मिली हुई है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, 2500 साल पहले, तो जो बहुत पुरानी बात है ना ये। तो हमें ये जो हमारे पुरातत्ववेद थे ना, हमारे जो इतिहासकार थे, इन लोगों ने खोज कर ये सब निकाला है कि पहले के टाइम पे जनपद कैसे विकसित हुए थे, है ना। जन से जनपद कैसे बना, जनपद से महाजनपद कैसे बना। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब क्या था, अब राजा जो है सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, है ना। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो छोटे मोटे राजा थे, छोटा सा जनपद हुआ करता था। कुछ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे एक राजा, जैसे कि एक सरदार चुन लिया जाता था, है उस तरह से। फिर क्या हुआ था, फिर वो धीरे धीरे वो जन से जनपद हो गया, वो बहुत बड़े राजा का बहुत पदवी बहुत बढ़ती चली गई थी। फिर क्या था, फिर वो राजा जो थे ना वो सिर्फ अपने लिए सेना रखने लगे थे। तो वो क्या करते थे, वो सिपाहियों को वेतन देना शुरू कर दिया था। फिर उन लोगों ने कुछ भुगतान समता आहत सिक्कों के रूप में, ये आहत सिक्कों के बारे में बताया गया है। आहत सिक्कों के रूप में होता था, कुछ जो भुगतान करते थे अपने सैनिकों को आहत सिक्कों के रूप में। जो पृष्ठ 77 चित्र पर आपको दिया हुआ है, वो जो हम अभी दिखाएंगे आपको, इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे।
ठीक है। इन सिक्कों के जो आहत सिक्के होते हैं ना, आहत सिक्के कुछ सिक्के हुआ करते थे जिससे कि वेतन दिया जाता था सैनिकों को, और इन सिक्कों की डिटेल आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी अध्याय चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कर क्या होता था, कर, ठीक है, राजा कर लगाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी एक आज जैसे आज एक शासन व्यवस्था चलती है वैसी शासन व्यवस्था चलने लगी थी, है ना। जैसे कर, कर क्या होता है, महाजनपदों के राजा विशाल लंबे, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। जो महाजनपदों के राजा थे ना, वो बहुत बड़ी सेना रखते थे और विशाल किले बनाते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्हें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। लोग उपहार लेकर आया करते थे राजा के लिए कि राजा जी ये लीजिए वो लीजिए, तो उनसे वो कब तक अपना गुजारा कर पाते राजा भी। तो राजा ने क्या करा, अब कर व्यवस्था आनी शुरू हो गई। कर व्यवस्था यानी टैक्स लगना शुरू हो गया। फसलों पर कर लगाए गए, किस किस पे कर लगाना शुरू कर दिए गए थे, देखो फसलों पर लगाए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों के जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों द्वारा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। देखो इन सब चीज़ों में कर लगना शुरू हो गए थे, है ना, टैक्स दिया जाता था यानी कुछ हिस्सा दिया जाता था राजा को। तो राजा धीरे धीरे डेवलप होने लगे, राजा धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य से वो बड़े बड़े महाजनपदों के राजा बनने लगे और धीरे धीरे वो सेना रखने लगे और वो कर भी वसूल करने लगे। इस तरीके से हमारा प्रशासन शुरू हुआ प्राचीन गणराज्य में, मतलब पुराने टाइम पे, ठीक है, जो कि आज हम सब देखते हैं। तो ये हमारा पुराना प्राचीन राज्य व्यवस्था बताई जा रही है, ठीक है। इससे ओके, चलिए आगे हम पढ़ेंगे कृषि में क्या परिवर्तन आया। आगे के हम जो टॉपिक में पढ़ेंगे क्या परिवर्तन आया, सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ेंगे, आप अपने मगध महाजनपद का सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। महाजनपद कैसे, इसमें क्या होता था, एक बज्जी महाजनपद था, इस तरीके के हम कुछ महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने कर व्यवस्था अपना कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है एक बार में वीडियो देखने के बाद, तो आप दोबारा से रिपीट करके देखकर आपका रिवीजन हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में कहाँ है, क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आप ओके, चलिए ठीक है, अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, आप लोग पढ़ते रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए। ओके, थैंक यू।